रमेश एक फॉरेस्ट ऑफिसर था और 1 महीने पहले अपनी पत्नी अवंतिका और बेटे रिंकू के साथ अपने नए घर में शिफ्ट हुआ था। फॉरेस्ट ऑफिसर होने की वजह से उसको घर भी शहर से दूर एक जंगल में दिया गया। रिंकू 10 साल का है, इसलिए उसको वहाँ दोस्तों की कमी महसूस होती है और उसका मन नहीं लगता। एक रात जब रिंकू अपने रूम में लेटा हुआ होता है तो उसको फुटबॉल के जमीन पर टकराने की आवाज सुनाई देती है। वो अपने कमरे से निकलकर आवाज की तरफ बढ़ जाता है। वो एक कमरे में पहुंचता है जहां जमीन पर उसे एक दरवाजा दिखाई देता है। अरे, ये जमीन में दरवाजा क्यों लगा है? रिंकू उस दरवाजे को ऊपर उठाकर सीढ़ियों से तहखाने के अंदर उतर जाता है। रिंकू देखता है कि उसी की उम्र का एक लड़का हाथ में फुटबॉल लिए सामने खड़ा है। उस लड़के की आंखों के नीचे काले घेरे होते हैं, बाल भी बिगड़े हुए होते हैं। वो फुटबॉल भी अजीब और डरावना दिखाई देता है, लेकिन रिंकू ने कई दिनों बाद अपनी उम्र का कोई बच्चा देखा था, इसलिए वो खुश हो जाता है। हेलो दोस्त, मेरा नाम रिंकू है, तुम कौन हो? मेरा नाम जतीन है। क्या तुम भी यहीं रहते हो? हाँ, मैं बहुत सालों से यहीं रहता हूँ। मैं जब से यहाँ आया हूँ ना, बिल्कुल बोर हो गया हूँ। यहाँ मेरा कोई दोस्त नहीं है, क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे? रिंकू उसकी तरफ हाथ बढ़ाता है और जतीन उससे हाथ मिला लेता है। आज से हम दोस्त हैं, क्या तुम मेरे साथ फुटबॉल खेलोगे? खेलूंगा दोस्त, लेकिन मेरा अभी सोने का टाइम है, हम कल से खेलना शुरू करेंगे। ठीक है, लेकिन एक प्रॉमिस करो। कैसा प्रॉमिस दोस्त? मैं सिर्फ तुम्हारा दोस्त हूँ, इसलिए तुम मुझे किसी और से मिलने के लिए नहीं कहोगे। हम दोनों हमेशा अकेले ही खेला करेंगे। ठीक है जतीन, मैं प्रॉमिस करता हूँ। कहकर रिंकू उसको गुड नाइट बोलता है और चुपचाप तहखाने से बाहर निकलकर अपने कमरे में चला जाता है। अगले दिन जब रिंकू लंच करने के बाद अपने कमरे में जाता है तो उसको बेड पर जतीन बैठा हुआ नजर आता है। अरे जतीन, तुम कब आए? मैं तो यहीं रहता हूँ ना, कल बताया तो था। चलो खेलना शुरू करते हैं। कहकर वो अपनी दूसरे हाथ में छिपा चाकू रिंकू को दिखाता है। लेकिन इससे तो हमारे हाथ से खून निकल जाएगा। अब जतीन गुस्सा हो जाता है और मुंह बनाकर बोलता है, अगर तुम्हें नहीं खेलना है तो मैं जा रहा हूँ। अरे नहीं दोस्त, मैं खेलूंगा, चलो स्टार्ट करते हैं। सुनकर जतीन मुस्कुराता है और अपने हाथ पर चाकू से नाम लिखने लगता है। जतीन के हाथ से जरा भी खून नहीं आता, सिर्फ खरोंच आती है। लो, अब तुम्हारी बारी। सुनकर रिंकू उनके हाथ से चाकू ले लेता है और अपने हाथ पर चलाने वाला ही होता है कि रूम में अवंतिका आ जाती है। उसके हाथ में चाकू देखकर वो डर जाती है और झट से रिंकू के हाथ से चाकू छीनकर फेंक देती है। जतीन वहाँ से गायब हो जाता है। तुम्हारे हाथ में ये चाकू कहाँ से आया? मम्मी, मैं जतीन के साथ खेल रहा था। कौन जतीन? मम्मी, वो मेरा नया दोस्त बना है। लेकिन वो है कहाँ? मम्मी, वो यहीं मेरे पास था, पता नहीं कहाँ चला गया। अवंतिका समझती है कि रिंकू को यहाँ अकेलापन महसूस हो रहा है, इसलिए वो इस तरह से अपना कोई इमेजिनरी फ्रेंड बना बैठा है। शाम के समय रिंकू बोर होता है तो फिर से छिपकर जतीन से मिलने तहखाने वाले कमरे में चला जाता है। वहाँ उसको जतीन मिलता है और उसे आग मिचोली खेलने के लिए कहता है। वो रिंकू की आंख पर पट्टी बांध देता है और छिप जाता है। वो रिंकू को आवाज देकर अपनी तरफ बुलाता है। रिंकू उसकी आवाज का पीछा करने लगता है। जतीन सीढ़ियों से होता हुआ छत पर पहुंच जाता है और एक किनारे पर खड़ा हो जाता है। जतीन, तुम कहाँ हो? रिंकू की आवाज किचन में अवंतिका तक पहुंच जाती है। अवंतिका किचन से निकलकर जल्दी से छत पर आ जाती है। वहाँ रिंकू छत के किनारे पर पहुंच चुका होता है और गिरने ही वाला होता है, लेकिन अवंतिका उसका नाम पुकारते हुए उसके पास पहुंचती है। वो बहुत डरी हुई होती है और रिंकू की आंख से पट्टी हटाकर पूछती है, बेटा, तुम यहाँ से कूदने वाले थे, अगर नीचे गिर जाते तो? अवंतिका के अल्फाज अधूरे रह जाते हैं। मम्मी, मैं जतीन के साथ खेल रहा था। अब अवंतिका को उसकी बहुत फिक्र होने लगती है। वो उसी टाइम रमेश को कॉल करके सब कुछ बता देती है। रमेश भी देर न करते हुए उसी समय अपने साथ एक तांत्रिक को लेकर घर आ जाता है। तांत्रिक रिंकू से मिलता है और उससे बात करने लगता है। बेटा, तुम्हारा दोस्त जतीन क्या अब भी यहाँ मौजूद है?
नहीं अंकल, वो यहाँ नहीं है। वो तुमको सबसे पहले कहाँ दिखाई दिया था? हमारे घर में एक कमरा है, उसके अंदर जमीन के नीचे वो मिला था मुझे। ये सुनकर तांत्रिक, अवंतिका और रमेश तीनों समझ जाते हैं कि शायद ये किसी तहखाने की बात कर रहा है। फिर तीनों रिंकू के साथ तहखाने में चले जाते हैं। बेटा, अपने दोस्त को बुलाओ। अंकल, उसने मुझसे प्रॉमिस ले रखा है कि वो मेरे अलावा और किसी से नहीं मिलेगा, वरना हमारी दोस्ती खत्म हो जाएगी। तांत्रिक रमेश से कहता है कि आज रात आकर वो जतिन की आत्मा को इस घर से निकाल देगा और वो लोग उसके आने तक रिंकू को अकेला न छोड़े। रात को 10 बजे के बाद तांत्रिक कुछ सामग्री के साथ घर आ जाता है। रमेश, अवंतिका और रिंकू के साथ वो तहखाने में जाकर अपनी क्रिया शुरू करता है। उसके सामने एक कुंड जल रहा होता है। अपनी ठीक सामने वो रिंकू को बैठाता है। उसके हाथ में एक पानी का बर्तन होता है। मंत्रों का जाप करते हुए वो बार बार कुंड में वो पानी छिड़कता है। उसके बाद वो रिंकू पर पानी छिड़कता है और कहता है, जतिन, अगर तुम्हारी आत्मा यहाँ मौजूद है तो मुझसे आकर बात करो। बोलकर वो फिर से रिंकू पर वो पानी छिड़क देता है। अचानक रिंकू का बिहेवियर बदल जाता है और उसकी आंखें लाल हो जाती हैं। उसके अंदर जतिन की आत्मा आ जाती है और रमेश और अवंतिका ये देखकर थोड़ा डर जाते हैं। बेटा जतिन, मुझे बताओ कि तुम अपने दोस्त रिंकू की जान के पीछे क्यों पड़े हो? रिंकू की आवाज बदल चुकी होती है और वो भारी आवाज में बोलता है, मैं यहाँ अपने पापा और सौतेली माँ के साथ रहता था। वो हमेशा मुझसे गुस्सा करती रहती थी, मुझे घर में अकेले भी नहीं खेलने देती थी। एक दिन उसने मुझे तहखाने में छिपकर खेलते हुए देख लिया। उसने मुझे बहुत मारा और तहखाने को बाहर से बंद करके चली गई। उसने पापा से कह दिया कि मैं कहीं भाग गया हूँ और वो नहीं जानती कि मैं कहाँ हूँ। कुछ ही दिनों में मेरा यहाँ दम घुटने लगा। मैं उससे इसी तरह मिला जैसे कि रिंकू से मिला हूँ और फिर इसी तरह खेल खेल में मैंने उसको मार डाला। मैं इस घर में खेलने के लिए तरसता रहता था, लेकिन मुझे खेलने नहीं दिया गया। अब इस घर में आने वाले किसी भी बच्चे को नहीं खेलने दूंगा और इसी तरह सबको मारता रहूंगा। ये सुनकर रमेश और अवंतिका दोनों बेहद डर जाते हैं। जिन्होंने तुम्हारे साथ गलत किया था उसकी सजा तो तुम उसको दे चुके हो जतिन। अब तुम्हें मुक्ति दिलाने का काम मेरा है। रिंकू तुम्हारा गुनहगार नहीं है, तुम उसका पीछा छोड़ दो और मुक्ति पालो। जतिन की आत्मा रिंकू के शरीर से निकल जाती है और वो बेहोश हो जाता है। रमेश और अवंतिका रिंकू को होश में लाने की कोशिश करने लगते हैं। तुम लोग डरो नहीं, ये कुछ समय के लिए बेहोश रहेगा। जतिन की लाश यहीं पर कहीं पड़ी होगी। हमें उसकी लाश को ढूंढकर उसका अंतिम संस्कार करना होगा, तभी उसको मुक्ति मिलेगी। रमेश और अवंतिका अपने अपने मोबाइल की फ्लैश ऑन करके लाश को ढूंढना शुरू करते हैं। उन्हें एक कोने में बहुत बदबू आती है। दोनों जाकर देखते हैं कि वहाँ एक कंकाल पड़ा हुआ है। वो तांत्रिक को कंकाल के पास लेकर जाते हैं। इस कंकाल को यहाँ से हिफाजत के साथ बाहर निकालो। सुबह होने से पहले हमें इसका अंतिम संस्कार कर देना चाहिए। अवंतिका और रमेश उस कंकाल को तहखाने से निकालकर बाहर मैदान में ले जाते हैं। तांत्रिक वहीं पर सारी सामग्री के साथ उसका अंतिम संस्कार कर देता है। चिता की आग जब बुझ जाती है तो जतिन को हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाती है और रिंकू भी ठीक होकर होश में आ जाता है।